बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कबल जतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और ये प्रोग्राम डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाउ टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाउ टू प्रिवेंशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। नाज़रीन, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी आम बीमारी है जिसमें हड्डियां जो है वो नाजुक और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे आम तौर पर हड्डियों का भुरभुरापन कहा जाता है। और इसमें इंसान की हड्डियां नाजुक और कमज़ोर हो जाती हैं और इंसान को पता भी नहीं लगता इस बात का, जब तक कि एक मामूली चोट या गिरने से उसकी हड्डी टूट ना जाए। और आज हम इन तमाम तरह सवालात पर बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसका इलाज है और क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। और इन्हीं तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। डॉक्टर वसीम रज़ा हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वसीम, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला और यहाँ आए और टाइम दिया। डॉक्टर वसीम, वो टॉपिक है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये है क्या? देखें, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हड्डियों की कमज़ोर हो जाना, श्रिंक हो जाना, पतली हो जाना, जिसे हाइपरप्लेशिया भी कहते हैं। ऐसे में जब कमज़ोर हड्डियां होती हैं और ज़रा से गिरने से या चोट लगने से भी हड्डियां हमारी टूट सकती हैं, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना। तो डॉक्टर वसीम, ये बताइएगा किन अफराद में इसका जो ख़तरा है वो ज़्यादा पाया जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसका ख़तरा बढ़ जाता है। किन अफराद में ज़्यादा बढ़ सकता उन है? अफराद में जिनकी उम्र या तो 50 साल से ऊपर हो रही हो, या फिर वो मर्द व ख़वातीन जिनका कैल्शियम और विटामिन D3 इंटेक ग़िज़ाओं में भी कम हो, या उम्र के साथ साथ वो कोई अच्छे सप्लीमेंट ना ले रहे हों, तो उनमें ये ज़्यादातर खदशा हो जाता है। तो इसका इलाज कैसे होता है डॉक्टर साहब? इसके इलाज के लिए डॉक्टर ज़्यादातर अच्छे सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन D3 सप्लीमेंट, दोनों चीज़ें साथ दी जाती हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो और बोन में डिपॉजिट हो। क्योंकि लोग कैल्शियम समझते हैं कि ब्लड का कैल्शियम वो हमें डाइट से मिल जाता है, लाइक मिल्क, योगर्ट, एग वाइट, कोकोनट वाटर, लेकिन उसकी बोन में डिपॉजिशन जो होती है वो विटामिन D3 की कमी की वजह से नहीं हो पा रही होती है। तो विटामिन D3 भी भरपूर लेना चाहिए। तो आप ये कहने का मतलब है अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो इसका ख़तरा हो सकता है ज़्यादा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि विटामिन D3 नॉर्मल रिजल्ट रिक्वायर्ड, इट शुड बी अबव देन 21, बिटवीन 29 ना। अगर विटामिन D3 बॉडी में कम होगा, जैसे कि फीमेल्स के अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि फीमेल्स आपको पता ही है कि लाइक अ कॉर्पोरेट सेक्टर, लाइक अ बैंकर, लाइक अ टीचर, वो AC में ज़्यादातर रहती हैं। अगर आप रैंडमली किसी पोलियो वर्कर को ला के उनका विटामिन D3 टेस्ट कराएं, उनका बहुत अच्छा आएगा। यही वजह है कि वो धूप में नहीं रहती ज़्यादातर जितनी भी वर्किंग वुमेंस हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मर्दों को इसका ख़तरा ज़्यादा हो सकता है? मर्दों से ज़्यादा औरतों में ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक सर्टन एज के बाद आने के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज होता है, जिसमें इनको खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि विटामिन D की कमी तो होती है और साथ में वो कोई अच्छा सप्लीमेंट भी नहीं लेते हैं और डाइट पे भी भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। यही वजह होती है ऑस्टियोपोरोसिस होने की। तो कौन सी उम्र के अफराद हैं जिनमें इसका ख़तरा ज़्यादा हो सकता है? इसमें कम से कम देखें 50 साल से ऊपर के जो मर्द व ख़वातीन हैं उनमें ख़तरा ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे 70% अगर देखा जाए तो औरतों में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेनोपॉज होता है और साथ में वो कैल्शियम सप्लीमेंट कुछ ले नहीं रहे होते हैं। क्योंकि देखें, होता ये है कि 20, 22, 25 साल की उम्र में ख़वातीन की लड़की की शादी हो जाती है, फिर बच्चों को अच्छा खिलाना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा बनाना है, इस चक्कर में उम्र हो जाती है 40-45 साल। बच्चे तो सेहतमंद बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, फिर पता चलता है कि हमें यार ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। अच्छा डॉक्टर वसीम, ये बताइएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में ये कहा जाता है कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही होती है लेकिन आपको नहीं पता लगता जब तक कि आप गिर जाते हो, कोई चोट लग जाती है, फिर जो है वो आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती है, वो टूट जाती है। तो इब्तिदाई अलामात क्या होती हैं कि हमें पता लग सके कि हमारी जो हड्डी है वो कमज़ोर हो चुकी है? देखिए, पहले तो दर्द होती है, दर्द की वजह से लोग अपनी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इसका स्कैन होता है जो कि बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन कहलाता है। बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल रिजल्ट रिक्वायर्ड, इट शुड बी अबव देन 85 ना। बिलो देन 85 इट्स कॉज स्टार्ट ऑफ ऑस्टियोपेनिया, बिलो देन 54 इट्स कॉज स्टार्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये टेस्ट ज़्यादातर जैसे कि ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से मैं आया हूँ, तो ईसा लेबॉर्ट्री ये बहुत टेस्ट कराती है और फ्री में करा रही होती है डिफरेंट कैंप्स के अंदर। और ये टेस्ट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3000 रुपीज़ है, लेकिन इसलिए एक आम आदमी नहीं करा पाता, इसलिए डिफरेंट जगहों पे ईसा लेबॉर्ट्री अपनी ये स्कैनर मशीन देती है टेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और तकरीबन 200 पेशेंट भी हम एक वक्त में देख रहे होते हैं इन पेशेंटों को,
उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस इस खवातीन में ज़्यादा आ गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात है, जैसे कमर का झुक जाना हो जाता है, दर्द में बढ़ना होता है, कद का भी इसमें कमी होने की भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम चाहें कि हम इस बीमारी से बच सकें, ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है वो ना हो, तो इंसान को जो है वो कौन सी एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए, या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खानी चाहिए, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इसमें नुकसान दे सकती हैं? देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ अगर हम बच्चियों की बात करें 18, 20, 22 साल की, वो आजकल दूध का इंटेक रखती नहीं है। अगर हम बोलें इनको बॉयल एग लो, तो एग लेती नहीं है, लेती तो फ्राई लेती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वो एग फ्राई लेंगे तो उससे कैल्शियम नहीं मिलेगा उनको, एग को बॉयल लिया जाता है। इस तरीके से दूध है, दही है, अंडा है, मछली है, हरी सब्जी है, फ्रूट है, नारियल का पानी है, अखरोट है, मखाने हैं, सिंगाड़े हैं, ये इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ने ग़िज़ाएँ दी हैं कैल्शियम बनाने की, जो हमारे आजकल की यंगस्टर बच्चे बच्चियाँ नहीं लेते हैं। यही वजह होती है जब 3, 4, 5 बच्चे हो जाते हैं, उठा बैठा नहीं जाता, फिर कहते हैं ज़रा उठाना, ज़रा बैठाना, कुर्सियों पे इशारों की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ख्याल आता है कि अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत तो सेहत है, हमने उनकी इबादत नहीं करी, लेकिन अफसोस फिर जाने का वक्त आ जाता है। फिर यही औरतें होती हैं जो कुर्सियों पर बैठ के इशारों की नमाज़ पढ़ती हैं, और यही औरतें होती हैं जो कमोड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती हैं, मर्द बाद में करता है। तो हमें चाहिए कि हम हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए कैल्शियम प्रोड्यूसर जितनी भी डाइट है उस पर तवज्जो दें, और उसको अच्छा बेहतर तरीके से लें, वर्जिश अच्छी करें, अपने वज़न को बरकरार रखें, वज़न ना बढ़ने दें। अच्छा डॉक्टर वसीम, जैसा कि आपने कहा कि मोटापे की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, तो क्या समझते हैं अगर किसी का वज़न ज़्यादा होगा तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, और उसकी क्या वजह है? देखें, ख़वातीन को ये बीमारी मेनोपॉज़ के बाद तो होती ही है, और साथ में अगर पेनफुल कंडीशन के साथ उनका वज़न ज़्यादा है तो वेट बेयरिंग जॉइंट जितने भी होंगे उनके, नी जॉइंट कह लें, एंकल कह लें, इस पे प्रेशर आएगा। तो हमें वैसे भी अपना मोटापा कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि जो मोटापा है वो हमारे जितने वेट बेयरिंग जॉइंट है उन पे असर करता है, जिनमें ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हुआ होता है, तो फिर तो पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोटापा भी एक बीमारी है, उसको कंट्रोल करें और वर्जिश साथ साथ रखें। अच्छा डॉक्टर वसीम, ये बताइएगा, सिगरेट और अल्कोहल और जो दीगर नशे की चीज़ें हैं वो क्या ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर कोई पेशेंट है ऑस्टियोपोरोसिस का और वो सिगरेट नोशी करता हो या अल्कोहल यूज़ करता हो या दीगर कोई भी नशावर चीज़ यूज़ करता हो, तो क्या समझते हैं क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, बस सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, सिगरेट भी, अल्कोहल भी, और ऐसे स्टेरॉइड जो कि दर्द कम करने के लिए लिए जा रहे होते हैं, तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं होने के। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस की कोई अलामत होती है, या आप क्या समझते हैं कि हमें तो हड्डियों में मुख्तलिफ दर्द होते हैं नॉर्मली भी, तो फ़र्क कैसे कर सकते हैं हम कि भाई ये नॉर्मल दर्द है और ये जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट काफ़ी महंगा होता है, तो एक आम आदमी नहीं करा पाता, एक आम औरत नहीं करा पाती, तो इसलिए ईसा लेबॉर्ट्री ये प्रोवाइड करती है डोर स्टेप पे भी, जैसे कैंपिंग वगैरह कर रही होती है वहाँ पे ये टेस्ट करती है। 3000 रुपीज़ का टेस्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। उस टेस्ट के अंदर जिसे कहते हैं BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी, उस टेस्ट के अंदर जो नॉर्मल रिजल्ट रिक्वायर्ड अबव 85 होनी चाहिए, अगर उससे नीचे है तो वो ऑस्टियोपीनिया है। तो पता चल जाता है कि ये अब ऑस्टियोपोरोसिस में जा रहे हैं अगर 54 से नीचे जा रहे हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है चेक करने का। दूसरी तरीक़ेकार ये है कि पेन के साथ साथ आपकी जैसे कमर को झुक जाना, दर्द का ज़्यादा हो जाना, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा कद का भी छोटा होना हो जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हम जा रहे हैं, और डॉक्टर्स भी अपने फाइंडिंग से इनको BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की तरफ आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो डॉक्टर वसीम, पाकिस्तान में अभी तक कितने लोगों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है? 52% पॉपुलेशन जो है ना, 52% वो ऑस्टियोपोरोसिस के साथ चल रही है हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर। तो जिनको नहीं पता होता कि हमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो तो जब मैंने बताया कि एज 50 के करीब पहुंचते हैं और डिफरेंट पेन हो रहे हो, तो पेन के होना सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं है, विटामिन D3 भी कम हो सकता है, विटामिन B12 भी कम हो सकता है, आपका यूरिक एसिड का बढ़ जाना भी होता है, और RA फैक्टर, अर्थराइटिस, बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो हो सकती हैं साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर वसीम, मैं यही कह रही हूँ कि मुख्तलिफ दर्द होते हैं, पेन भी होते हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या होते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि अब मुझे टेस्ट करवाना है? अच्छा, एक तो चीज़ ये कि ये है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट,
और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पेनफुल कंडीशन में पेशेंट आता है तो उसका ये टेस्ट कराया जाता है और उसको ऐसे पता चलता है कि मुझे हड्डियों में तमाम जितने भी वेट बेरिंग जॉइंट हैं उसमें पेन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में वो यकीनन या तो सेल्फ मेडिकेशन करेगा, ना तो फिर वो उसके बाद जाएगा वो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर फिर ये टेस्ट से ही पता कर सकता है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। ऐसे सिर्फ अलामातें जो रह जाती हैं वो मैंने आपको बताई, जैसे कद का छोटा हो जाना, कमर का झुक जाना, दर्द का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलामातें होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर वसीम, जैसा कि आपने बताया कि जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में ऐसी एक सहूलत है जिससे वो कोई करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। तो क्या सहूलत है और किस तरह मरीज़ जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, सर बताइएगा इस बारे में। देखिए, ईसा लेबॉर्ट्री के पास तो ये सर्विस मौजूद है BMD की। उसके अलावा ईसा लेबॉर्ट्री से जो फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, कैंपों के ऊपर जब ये ईसा लेबॉर्ट्री अपनी मशीन को भेजती है तो वहाँ पर एक एक वक्त में 200-300 के करीब पेशेंट इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और ये टेस्ट को करा लेते हैं ईजीली। जबकि अगर लैब पे आएंगे तो ये टेस्ट तकरीबन 3000 रुपीज़ का पर पेशेंट टेस्ट होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है तकरीबन 5 to 10 मिनट्स होता है स्कैनिंग का। अच्छा डॉक्टर वसीम, ये बताइएगा क्या सिर्फ कैल्शियम से ही हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं या और भी कुछ इसके लिए करना पड़ता है या कोई सप्लीमेंट्स हैं वो भी लेने पड़ते हैं? देखिए, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है ना वो कैल्शियम है। कैल्शियम हमारी एक ऐसी चीज़ है जो ग़िज़ाओं में मिल रही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कैल्शियम जो है, इसके साथ साथ विटामिन D3 लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे बोन में डिपॉजिट करता है कैल्शियम को ले जाके। अच्छा, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है और उसने इलाज करवा लिया है, टेस्ट भी हो गया, तो उसके बाद क्या समझते हैं, क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है या ऐसे सब कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, ये ठीक हो सकता है मुकम्मल तौर पे कि अगर आप अपनी डाइट को बीमारी कंट्रोल ऐसी करें। होती है सिर्फ कंट्रोल की जा सकती हैं, मुकम्मल नहीं हो पाती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुकम्मल ट्रीट होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी एज 80 क्रॉस कर चुकी होती है, लेकिन उनका BMD अगर मैं निकालता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, तो वो BMD 90+ में आ रहा होता है। वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने कहा अब 85, तो किसी का 96 94 आ रहा है तो बहुत अच्छा BMD। उसका मतलब कि उसने अपनी डाइट अच्छी रखी हुई है और साथ साथ वो सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इंटेक कर रहे हैं। तो क्या बीमारी बच्चों में भी हो सकती है? बच्चों में बहुत रेयर केस में होती है। बच्चों का देखें, आने वाले जो अब जनरेशन है ना, उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका इंटेक है ही नहीं, उनका मिल्क इंटेक नहीं है, वो एग्स वगैरह नहीं लेते हैं, फ़िश वगैरह नहीं लेते हैं, वो जितनी भी कैल्शियम प्रोड्यूसर डाइट होती हैं उनको बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली एज के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनको होने वाली है। अच्छा डॉक्टर वसीम, ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो अगर वो ज़रा भी गिर जाए या चोट लग जाए तो उसके नुकसान हो सकता है। तो ज़ाहिर है उसको हर वक्त जो है, अगर बच्चा है तो हर वक्त हमें उसे बचाना है कि वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। तो घर के माहौल को फिर किस तरीके से जो है मैनेज किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जब घर में पेरेंट्स होते हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि उनके बच्चों को उनका टेस्ट ज़रूर कराएं BMD का। और आप देख रहे हैं कि उनकी कमर झुकने लगी है, पेन ज़्यादा होने लगी है, तो ये टेस्ट कराएं। उनको एक अच्छे शूज़ दिलाएं जिसकी वजह से वो कहीं अटके नहीं, गिरे नहीं, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा कि जब आपकी बोन श्रिंक हो जाएगी ना, तो श्रिंक होने के बाद फिर वो अगर हल्की सी टक्कर ठोकर भी लग जाए, उससे भी गिरने से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बोन बहुत श्रिंक हाइपरप्लेशिया में जा चुकी होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी घर में बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, या 50-60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनका डाइट का बड़ा ख्याल करें और साथ साथ उनको मंथली या ईयरली बेसिस पे अच्छे सप्लीमेंट कैल्शियम, विटामिन D3 देते रहें। तो डॉक्टर वसीम, क्या फिजियोथेरेपी जो है वो इसमें मददगार साबित हो सकती है? एक हद तक हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरापी मददगार इसलिए साबित होती है कि अगर कोई भी फिजियोथेरापी के लिए जा रहा है तो वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो फिजियोथेरापी भी करा रहे हैं और फिर वो यकीनन वॉक भी कर रहा होगा, अपना वेट भी रिड्यूस कर रहा होगा। तो हमको हल्की फुल्की वेट बेरिंग एक्सरसाइज करती रहना चाहिए। अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिजियोथेरापी हमारे पास आके कर रहा होता है या हम वहाँ जाके करवा रहे होते हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। और एक्सरसाइज के बारे में आप क्या कहेंगे, कौन सी एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए इसमें? क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए? अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो हड्डियों पे ज़्यादा असर हो सकता है उससे। देखें, एक्सरसाइज के अंदर सबसे मेन चीज़ है आपकी 30 मिनट्स वॉक, वो ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, आपने वेट ज़्यादा कैरी नहीं करना है, एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, लाइटर वेट के साथ काम करना है। जितने वेट बेरिंग जॉइंट है उनको मोबिलाइज करना है आपने, ताकि ये है कि आपके जितने भी वेट बेरिंग जॉइंट हैं वो आपके हेल्दी रहें।
अच्छा डॉक्टर वसीम, अगर किसी को बार बार फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर उसको इस सूरत में क्या करना चाहिए? बार बार फ्रैक्चर होने की सबसे बड़ी वजह भी यही बनती है कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत करीब आ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरापन है और वो बहुत ज़्यादा हमारा ख़तरनाक शिद्दत हद तक पहुँच जाता है। ऐसे में हमें कोई कैल्शियम विटामिन D3 का अपना टेस्ट भी कराना चाहिए लैब से जाके। हम इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ मेडिकेशन करें या दर्द की दवाइयाँ खा लें। दर्द की दवाइयाँ खाने से वक्ती आराम मिलता है ना, तो बेहतर ये है कि हम कॉज को पकड़ें, कि डिजीज़ कॉज को पकड़ेंगे। अगर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी हाँ भी ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके लिए जितनी भी डाइट अच्छी हैं हम उसका इस्तेमाल करें और जितने भी अच्छे सप्लीमेंट हैं और डॉक्टर से पूछ के वो इस्तेमाल करें। अच्छा, क्या समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से रीढ़ की हड्डी जो है मुतासर हो सकती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमर का झुक जाना बिल्कुल मुतासिर हो सकती है, वेट का आपका हाइट का कम हो जाना बिल्कुल मुतासिर होती है। तो ख़वातीन में अगर ये हो तो ज़्यादातर तो ज़ाहिर सी बात है रीढ़ की हड्डी उनकी मुतासर हो सकती है। देखिए तमाम ये कोई एक कहा स्पेसिफिक जाता है ना कि रीढ़ की हड्डी ज़्यादा मुतासर करती है। किसी एक स्पेसिफिक बोन के साथ ये नहीं होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस होता है आपका तमाम बोन्स में हो सकता है, किसी एक बोन्स के लिए नहीं होती है कि रीढ़ की हड्डी में होगा। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अपने वेट पे जो है ना काम करना चाहिए कि हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे एज जब हमारी अबव 40 की तरफ जा रही हो तो उस वक्त वेट हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पर हमारी वो विल पावर नहीं होती है कि हम वॉक कर सकें या जॉगिंग कर सकें और ज़्यादातर हम जिम ज्वाइन कर सकें, क्योंकि हम बहुत बिजी हो चुके होते हैं इस एज के अंदर। तो जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनको अपना शेड्यूल क्या रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, और ऐसी उनकी क्या डेली आदत होनी चाहिए जिससे वो इस बीमारी को जल्दी से कंट्रोल कर सकें और उससे बच सकते हैं और इसे ख़त्म कर सकें? देखिए जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपना केयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर घर में 10 लोग हैं और एक हेल्थ कॉन्शियस है तो उनका उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकी लोगों को भी मॉनिटर करें। ऐसे में हमें चाहिए कि हम हेल्दी डाइट लें, वो कैल्शियम प्रोड्यूसर जो हमें ग़िज़ाओं से मिल रही होती हैं हम उसका इस्तेमाल करें, और साथ साथ हम अच्छे सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करें कैल्शियम विटामिन D3, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। अच्छा, इस दौरान जो है वो कौन सी गलतियाँ लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से जो वो आगे जाके ख़तरनाक साबित हो सकती हैं? गलतियाँ मैं क्या समझता हूँ कि यंग एज में तो लोग जाके जिम ज्वाइन कर लेते हैं और ओवर वेट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, बोन फ्रैक्चर की तरफ चले जाती है। ये काम ख़ास तौर पे यंगस्टर लड़के बहुत कर रहे हैं, मैंने अभी जिम में देखा है। कुछ कैंप्स हमने जिम में भी किए ईसा लैबोरेटरी की तरफ से, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि यंग एज के अंदर 16 एज है 15 एज है उसमें जाके, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट उस वक्त हड्डियाँ बन रही होती हैं ना, ऐसे में आप जाके वेट उठा रहे हों तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, ये भी बहुत गलत है। और बड़ी उम्र के अंदर तो मैं कहूँगा सबसे मेन चीज़ है कि आप अपना वेट कंट्रोल करें और साथ में हेल्दी डाइट लेते रहें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम। प्रोग्राम में वक्त भी बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे K21 के इस प्लेटफॉर्म पर, Health21 पर लोगों को एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस से वो किस तरह से बच सकते हैं? मैं बिल्कुल एक मैसेज ज़रूर ये देना चाहूँगा कि इस वक्त हमें चाहिए कि हमारी जो यंगस्टर हैं, न्यू जनरेशन है, उनको हम नेचुरल डाइट की तरफ लगाएं, जैसे कि दूध, दही, अंडा, मछली, हरी सब्जी, फ्रूट्स, नारियल का पानी, मखाने, मशरूम या सिंगाड़े, ये सब रिच कैल्शियम प्रोड्यूसर हैं जो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं। हमारे बच्चे इससे दूर रहते हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम रहती है। और वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गई, तो 3, 4, 5 बच्चे होने के बाद वो अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को तवज्जो देती हैं। उनको चाहिए कि बच्चों को अच्छा खिलाना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, इसके साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी तवज्जो दें, ताकि एज ऑफ 45 के बाद जब मेनोपॉज आए, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी करीब आया था, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ना हो सकें। डॉक्टर वसीम बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में आए और बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक था ऑस्टियोपोरोसिस और उसके लिए डॉक्टर वसीम रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें कीमती और मुफीद मशवरे दिए। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम मुफीद और मालूमाती साबित हुआ होगा। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट कवल जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।